वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी ईद आने लगी है और आपको, मुझे, हम सबको ये टेंशन रहती है कि बकरा कितने का लेना है। घर से बाहर निकलें तो ये टेंशन होती है कि गाड़ी में पेट्रोल कितने पैसों का डलेगा, कितने रुपए में 1 लीटर आपको मिलेगा। या घर आते हैं तो ये फिक्र होती है कि जो खाना खाने लगे ये कितने का मिलेगा मार्केट से। अब ये सब चीजें डिसाइड होने जा रही है एक बार फिर से बजट में, यानी कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं अपीरेंटली, और कबल अजीम बजट जो है वो 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान था। लेकिन अब ये क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन सामने आया, तो उसको देखते हुए इसकी तारीख में ये तब्दीली की गई है। 12 जून की डेट डिसाइड है और इसको तोसी कर दिया गया, इसकी तोसी दी गई है। और बजट की जो तफसीलात हैं उस पर भी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। जी, ये जो इस साल का बजट है उसमें 3000 अरब से जायद का इजाफी टैक्स आयद है। जीएसटी की अगर बात की जाए तो उसकी परसेंटेज 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। साथ ही अशिया खुरनोश, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी जीएसटी आयद करने की तजवीज़ है। ये इंतहाई तशवीशनाक है। बहरहाल ज़राए के मुताबिक जो आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम है वो 18,000 अरब रुपए के लगभग होगा। बजट में तालीम और सेहत की बात की जाए उसके शोबे में जीएसटी की शरह 10% रखने की तजवीज़ है। एफबीआर की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रखने की तजवीज़। सूद की अदायगी पर 9,700 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए उसके लिए 1,221 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। और जो डिफेंस है उसके लिए दिफाई बजट 16% इजाफे की सिफारिश की गई है। पेंशन की अदायगी के लिए 960 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इन डेप्थ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने। खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं, आर यू एक्साइटेड अबाउट द बजट? देखिए, ये रियली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा निगोशिएट करते हैं ये बजट आईएमएफ के साथ। आप कितने रिफॉर्म मेजर्स जो हैं वो सामने रखने की तैयारी करते हैं। आप कितने एक्सपेंडिचर कट्स जो हैं या एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो सामने रखते हैं। और आप टैक्सेशन को आपने बढ़ाना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए आप कितना टैक्स बेस को बढ़ाते हैं, आप कितना उन लोगों पर टैक्स लगाते हैं जो इस वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स नहीं दे रहे। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आप इन सब का जायज़ा लें तो ये बहुत मुख्तलिफ हैं। फ्रॉम जस्ट सेइंग कि हम टैक्स बढ़ा दें, हम पाकिस्तान की बिजली के नर्ख बढ़ा दें, हम सब्सिडी को तोड़ दें। सो ये प्योरली डिपेंड करता है कि जब भी पाकिस्तान का जो बजटरी फ्रेमवर्क है उसको आप रिफॉर्म करने की गुफ्तगू करेंगे तो ये मामलात तब्दील होंगे। अगर आप येट एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके एक बजट प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे तो जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर रियल एस्टेट को टैक्स नहीं करेंगे तो लोगों का इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं उठाएंगे तो सेल्स टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये आसान टैक्सेशन के मेजर्स हैं। पाकिस्तान जहां 60-65% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वहां पे ये आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना कि जीएसटी बढ़ाते चले जाएं, आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर वे टू गो अबाउट थिंग्स। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने सीरियस होमवर्क ऑन द एरियाज जो मैंने आपके सामने रखे हैं, रियल एस्टेट की टैक्सेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसका मतलब है कि ये जो खरबों अरबों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी सेल एंड परचेज पे जब एक इनकम अर्न की जाती है, एक वेल्थ क्रिएट होती है, तो उस पर एक प्रॉपर टैक्सेशन हो। इसी तरह एग्रीकल्चर 2.5-3 अरब डॉलर से रुपए से ज्यादा का टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान के होलसेलर और रिटेलर को आप जाकर नेट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो आज तक एवरी गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट हैज फाउंड इट डिफिकल्ट। सो बजट कैसा होगा इंटायरली डिपेंड्स कि आप क्या ये काम करके बजट प्रेजेंट करना चाहते हैं, या यू वांट टू टेक द यूजुअल वे आउट वेयर जहां पे जो सेक्टर हैं टैक्सेशन में उन्हीं पर टैक्सेशन बढ़ाई जाए। और जिसकी गुफ्तगू करनी चाहिए वो है कि अभी तक गुफ्तगू ही नहीं शुरू हुई कि पेंशन का रिफॉर्म भी करना है, सब्सिडी का टारगेटिंग भी करनी है, डेट को संभालने के भी मेजर सामने रखने हैं। मतलब जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट है उसको कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको कैसे फोकस करना है कि हम पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अज जल्द बिल्ड कर सकें
और सॉफ्टवेयर ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया ने आईआईटी बनाकर आज $200 अरब की एक्सपोर्ट बना ली है, उस तरफ जा सकें। सो ये इंटायरली, पर ऐसा लग नहीं रहा कि इतने दूररस फैसले जो हैं वो कोई भी हुकूमत करने को तैयार हो, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एक आईएमएफ की अम्ब्रेला या आईएमएफ की जो छतरी है वो लेना ज़रूरी है। और आईएमएफ का 3 साला एक पर्सपेक्टिव है कि हमने हुकूमत को 3 साल में कहाँ पर लाना है। सो लग रहा है कि टैक्सेशन के नए मेजर्स जो आएंगे उसमें बहुत से इनडायरेक्ट मेजर्स होंगे। आने वाले दिनों में एक चीज़ का जिक्र आपने नहीं किया, जुलाई में हम 2 और बिजली और गैस के जो निर्ख हैं वो भी बढ़ाने जा रहे हैं, विच विल कोइंसाइड जब बजट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें पाकिस्तान का बजट जो है वो प्रेजेंट होने जा रहा है। आई रियली अगेन होप कि हम आईएमएफ फोक्स को कन्विंस कर पाएंगे कि जो इंसान 1 लाख रुपए की सैलरी कमाता था या 1 लाख रुपए की इनकम थी उसकी 2 साल पहले, 2 साल बाद उसकी बाइंग पावर सिर्फ 61,000 रुपए रह गई है, गिवन द इन्फ्लेशन दैट दे हैव सीन इन द कंट्री। ये है पाकिस्तान की रियलिटी, और यही काम जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, एंड आई एम रियली होपिंग दे आर स्मार्ट फोक्स, कि उन्होंने जरूर किया होगा। और एक और पॉइंट भी है जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका जो बजट का मजमूई हजम है ये 18,000 अरब रुपए क्यों है? ये इसलिए कि आपने ये देखना है ना कि आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स मुल्क के कितने हैं। इसमें से 9-9.5 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ आपने मार्कअप की मद में ही देना है। नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। आप सोच सकती हैं कि जो आपने टोटल बजट का हुजम बनाया है उसमें से खातिर खा पैसे जो हैं वो आपने देने हैं 9-9.5 पौने 10,000 अरब रुपए, यानी कि पूरा मुल्क इस साल 9,300 अरब कलेक्ट करेगा एफबीआर, और अगले साल आपने इतने ही पैसे सिर्फ जो सूद की मद में पाकिस्तान को देने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का डेट तब तक सस्टेनेबल नहीं होता जब तक आप उसमें राइट इंटरवेंशंस या डेट सस्टेनेबिलिटी का एक एनालिसिस करके उसके जो खद्दो खाल हैं वो तय नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान एक्सट्रीमली एक चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है। अदराक करना चाहिए कि मुल्क की जो फिजिकल हालत है, मालियाती हालत जो है वो कहाँ पे खड़ी है। ये बजट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बड़ा खसारा करते चले जा रहे हैं हम हर साल। ये बजट ले करेगा एक फ्रेमवर्क कि ये हुकूमत अगले 3-4 साल कैसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेगी। ये बजट ले करेगा एक फ्रेमवर्क के आईएमएफ के साथ अगले 3 साल की इंगेजमेंट क्या होगी। ये बजट ले करेगा एक फ्रेमवर्क कि पाकिस्तान की जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे बनेगी, एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कैसे होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग बजट, एंड आई रियली होप कि अथॉरिटीज ने आईएमएफ के साथ बैठकर ऑन देयर ओन भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मॉडलिंग की हो कि इस बजट के खातिर खा तब्दीली जो है वो कैसे आएगी। उसके बगैर तो आप एक रन ऑफ द मिल बजट दे देंगे, कुछ जगह पे टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं। सेल्स टैक्स आसान है इंक्रीज करना, नई चीज़ों पे लागू करना भी आसान है। आप बाजार जाएं, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप इसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब तब्दील करके कुछ कर लेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कुछ R&Ds इम्पोर्ट स्टेज पे लगा लेंगे। ये तो बहुत आसान काम है करना, पर असल बात यह है कि क्या आप, मैं हैरान होता हूं कि एक मुल्क जिसने वेल्थ टैक्स उठा दिया हो, वो उसने दुनिया में ये तो देखा उन लोगों ने कि जी वेल्थ टैक्स नहीं होता। मैं एग्री करता हूं, पर इनहेरिटेंस टैक्स भी होता है दुनिया में और डेथ टैक्स भी होता है दुनिया में। आप ये लगाने को तैयार नहीं है तो ठीक है, अमीर जो है वो अमीर होता चला जाएगा, जनरेशनल वेल्थ जो है वो ट्रांसफर होती चली जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप बगौर जायजा लें। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जो अथॉरिटीज होती हैं ना, उनको तो उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो उनके साथ ये कहें कि हम कोई नौकरी आपके साथ नहीं करना चाहते, बट वी वांट टू टेल यू अ स्टोरी दैट यू मस्ट राइट फॉर political stability and the social stability of the country. पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, बहुत से काम करके इसको 3-4 साल में एक मुख्तलिफ जाविये से दुनिया को दिखाया जा सकता है। और जब आप दुनिया को इतना रिफॉर्म दिखाएंगे तो दुनिया खुद ही बिलीव करेगी कि आप बहुत सीरियस हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो समझ गए हैं। कल परसों में आप देखेंगी कि मैं एक पाकिस्तान का रिफॉर्मिस्ट बजट जो है उसके एक खद्दो खाल एक मेन न्यूज़पेपर में शाया करने जा रहा हूं। इससे ये जाहिर होता है कि समझ तो हमें इन सब चीज़ों की आ गई है, अब इन चीज़ों को डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करना है। एंड आई एम श्योर कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर सोच रही होंगी। दे आर स्मार्ट पीपल।
अच्छा, एक एक चीज जो मुझे इंतहाई, वैसे काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो तशवीशनाक लगे, लेकिन एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। खाने पीने की अशिया अशिया खुरनोश हो गई, अद्वियात हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत हो गई, उनमें जीएसटी, इसका इसका इजाफा करना, जीएसटी लगाना, ये आपको नहीं लगता कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन? अगर आपको टैक्स नेट भी बढ़ाना है तो जैसे आपने खुद बताया, रियल एस्टेट है, दीगर सेक्टर्स भी हो सकते हैं, दीगर रास्ते हो सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जीएसटी इस वक्त बढ़ाना जब पाकिस्तान पिछले साल 29% एवरेज इन्फ्लेशन कर रहा हो, इस साल 24%, 25% कर रहा हो, और अगले साल फिर 12.5% की इन्फ्लेशन हो, तो जीएसटी एक निहायत ही रिग्रेसिव टैक्स है। बिकॉज आप भी उतना ही देती हैं जितना एक बहुत अमीर आदमी या एक बहुत गरीब आदमी देता है। मतलब लेट मी क्लासिफाई यू कि आप मिडिल इनकम अर्नर्स में से हैं, तो ये सब पे मसावी होता है। सो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, ये लोगों के पॉइंट लिए है कि बढ़ा ये हुआ है। सबके लिए मसावी है, ये मसावी नहीं जी होना चाहिए ना। जी, तो ये इसलिए दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। देखिए ना, आप इनकम टैक्स को बढ़ाना या रेजिंग सेल्स टैक्स या पेंशन टैक्स लगाना, इससे बढ़ के अगर आप सोच नहीं सकते तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? 32 लाख रिटेलर है, मतलब 2-3 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं दे रहा, दैट्स नॉट फेयर। उनको भी सोचना पड़ेगा ना कि वो वही सड़क इस्तेमाल करते हैं जो मैं और आप करते हैं, वो वही बिजली इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रीट लैंप जल रहा है, उसके लिए हमें टैक्स तो देंगे ना। हम मुल्क का डिफेंस करते हैं, टैक्स वो भी उतना ही देंगे जितना हम देते हैं। सो एक ये बहुत बड़ा एरिया है ब्रॉडनिंग के लिए। फिर प्रोविंशियल टैक्सेशन में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2.5-3 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, दैट्स नॉट फेयर। 20% हिस्सा जो है एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, अगर उस पर टैक्स नहीं देना चाहते आप तो फिर मांग तांग कर ही पाकिस्तान चलता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आप ये सोचिए कि हम रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपरली लगा ही नहीं पाते। लोग 1 करोड़ की चीज खरीदते हैं, 2 करोड़ में बेच देते हैं, पीनट्स टैक्स देते हैं उस पे, और जिंदगी में कंसिस्टेंटली अमीर होते चले जाते हैं। सो एक इंटरजेनरेशनल वेल्थ बनती चली जाती है। मैं तो इस चीज का बहुत कायल हूं कि पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, पाकिस्तान में डेथ टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है। ये सब वो ब्रॉडेंड टैक्स की एरियाज हैं। फिर इतनी बड़ी कंसेशंस, एग्जेम्पशंस हमने उन एरियाज में दी हुई हैं जहां से उठानी चाहिए हमें। 2200 अरब रुपए के करीब हम खुद कहते हैं कि टैक्स कंसेशंस हैं इस मुल्क में। उनको जाके स्टडी कीजिए कि उनमें से क्या उठानी है। सो बात तो ये है कि हमें समझ तो है इन सब चीजों की कि हमें ये सारे काम करने हैं। Now we need to put our heads together and do some of these things now and some of these things in the coming budgets and convince the IMF folks कि यही काम करने वाले हैं। कोई भी आपके मुल्क को इतना नहीं समझता जो आप और मैं या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इन स्पेसिफिक एरियाज जो हैं वो समझते हैं, बिकॉज दे हैव सीन द डेटा, दे हैव सीन द कंट्री। सो इस पे बिलीव कीजिए और आईएमएफ को भी कन्विंस कीजिए कि दिस इज द राइट वे टू गो। दूसरी जो गुफ्तगू होती ही नहीं है इस मुल्क में, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो आप उनको दिखाइए कि आप उनके टैक्स के पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज को भूल गया है कि हम ये बात भी करें कि डेवलपमेंट बजट कैसे ठीक करना है, पेंशन का रिफॉर्म कैसे करना है, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज कैसे करनी है। पाकिस्तान में जो सब्जेक्ट्स फेडरल के काम करने के नहीं है, ये जो काम करने के पावर्टी, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, हेल्थ, ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोविंसेस के काम करने के हैं। फिर एनएफसी अवार्ड पे गुफ्तगू कीजिए, इतना बड़ा चंक प्रोविंसेस को सही। जाता है। ये सारा काम पाकिस्तान को करना है। आज कर लें, ट्रू। 2 साल अच्छा, बाद कर पाकिस्तान लें। कुछ काम कर भी रहे, वजीर आजम का दौरा चीन, इसको आप कैसे देखते हैं? इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए या फिर कोई कर्जा लेने के लिए गए? क्योंकि हमने कर्जे भी वापस करने हैं, $9 बिलियन की रिजर्व हमारे पास रह चुके हैं इस वक्त। या फिर बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली ही बात अप्लाई होती है कि चाइना ने जो भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी या कर्जा दे दिया, तो चलो जो भी मिल गया ठीक है। चाइना के साथ बिट ऑफ बोथ एंगेजमेंट्स हैं। देखिए, उनके बहुत बड़े चाइना हमारा बिगेस्ट सिंगल डेटर है इस वक्त। ख्याल 30-35 अरब डॉलर का डेट है हमारे पास उनका। सो डेट की निगोशिएशन, डेट की रीप्रोफाइलिंग कि अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे, ये एक तो गुफ्तगू होनी ही होनी है और होनी चाहिए भी। इवन आईएमएफ आपको ये कह रहा है कि ये गुफ्तगू कर लें, सो कर लें। और दूसरी ऑफ कोर्स सीपेक 1 हुआ जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की, और अब अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ये गुफ्तगू कर रही हैं कि सीपेक 2 यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पाकिस्तान में किस तरह चाइनीज इंडस्ट्री जो वहाँ रिडंडेंट हो गई है या वहाँ यूज नहीं हो रही, वो पाकिस्तान आकर
कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाए जहां से हम कुछ कमा कर, मतलब बिजली घर लगे हैं, वो शादी घरों में बिजली दे रहे हैं और कोई कमाई नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इसलिए हम चीन के पैसे देने के काबिल नहीं बन रहे। सो कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगे, सीपेक 2 हो, कोई रेल रोड लिंक बने ताकि हम ये प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें। पाकिस्तान को ये बिलीव करना है कि पाकिस्तान जब तक दुनिया की ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनरशिप में नहीं आएगा, किसी ग्लोबल चेन में नहीं आएगा, दुनिया को कुछ बेचने के काबिल नहीं होगा। यूरोप से तो हमने तकरीबन अपना रिश्ता इस तरह का तोड़ दिया, बिकॉज उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए हम वो प्रोड्यूस ही नहीं करते। मतलब कॉटन बेस्ड और लेदर बेस्ड से निकलेंगे, 18-19 अरब डॉलर की यही चीजें बनाते हैं, टोटल 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। सो ये सारी काम जो है, ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, पाकिस्तान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, सो क्या चाइना के साथ ये सारी कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ नॉलेज ट्रांसफर हो सकती है, ये सारे काम भी साथ साथ हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में, पर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। ये इतने बड़े एरियाज हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के। आई रियली होप कि हम ये सारा काम करें। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यू हैव अ गुड हैंडल, वी हैव अ गुड हैंडल ऑफ व्हाट वी नीड टू डू। पाकिस्तान 5-8 साल में मुख्तलिफ मुल्क लग सकता है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, एंड आई एम डेड श्योर ऑन दिस। बट you've got to do all these things in the proper way। दुनिया को दिखाएं कि you've put your house in order, दुनिया आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगी। 25 करोड़ का मुल्क है, ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं, चाइना, कार कंट्रीज, ईरान, ट्रेडिंग सब हब्स कुछ हैं है खाकान आपके। साहब, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कुदरती वसाइल हो, लोकेशन हो, कुछ भी हो। किसी अंदाज से भी देखा जाए पाकिस्तान एक परफेक्ट लोकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक कमजोर मैशत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।